नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज़न यूपीपीएससी पर। अभी हम मेडिवल हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। एक सेशन हमारा इसका हो भी चुका है। आज हम दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा था उसकी स्थापना कैसे हुई है। अब हम देखेंगे आगे किस तरीके से वंश आगे बढ़े हैं। ठीक है, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप यूपीपीसीएस प्री 2020, आरओ प्री 2016 और बीईओ प्री 2019 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सभी जानकारी आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। और उसके साथ ही आप आचार्य.com को भी विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम पे जो ग्रुप चल रहा है विज़न यूपीपीएससी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन क्विज़ भी चल रही है जो आपकी सक्सेस रेट को बढ़ा देगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत में किस तरीके से मोहम्मद गौरी गजनी आए थे, यहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया था और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा शासन दे करके चले गए थे। इल्तुतमिश को भी हमने देख लिया था, थोड़ा सा बलबन को भी देखा था, किस तरीके से वो भारत में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे। ठीक है, और ये केंद्रीकृत साम्राज्य था। तो सबसे पहले आप आज ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले इस तरीके से एक पेपर पेन पे टेबल बना लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे योर आंसर, जो भी आप क्वेश्चन देख के टिक करेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे अपने मार्क्स पूरा 1 2 3 करके कर दीजिए ABC, और जो भी आपके यहाँ पे सही आंसर है या गलत हैं उस तरीके से करके, और नीचे टोटल मार्क्स देखिए। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइए कितने आपके सही हुए हैं और कैसी आपको ये वीडियो लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, इल्बरी तुर्क कौन थे? इल्बरी तुर्क कौन थे? तो मामलुक तुर्क, गुलाम तुर्क, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इल्बरी तुर्क जो है, जब वे मोहम्मद गौरी अपने यहाँ पे आक्रमण करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया, तो वो सब तुर्क थे। तो ये लोग शासन करने लगे। उसके बाद ये जब शासन कर रहे हैं तो इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन से वाले तुर्क हैं। इल्बरी तुर्क हैं, मामलुक हैं, गुलाम हैं, कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। मामलुक तुर्क और गुलाम तुर्क दोनों को ही इल्बरी तुर्क कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे होगा हमारा सी। ये क्या है, इनके शासनकाल में दिल्ली के सुल्तानों को न केवल विदेशी आक्रमण का सामना करना पड़ा, बल्कि आंतरिक विद्रोहों से भी लड़ना पड़ा था, क्योंकि कुछ महत्वाकांक्षी मुसलमान सरदार थे। आपने देखा था अली मर्दान कहाँ है, बंगाल बिहार में, किसके समय पे? इल्तुतमिश के टाइम पे। वो कहता है कि मैं अपना स्वतंत्र शासक हूँ यहाँ का। उसके बाद लाहौर में भी कौन दिख रहा था हमें? ख्वारिज्म के शासक दिख रहे थे। वहाँ पे आक्रमण की स्थितियाँ पैदा हो गई थी। तो ये इल्बरी तुर्क, गुलाम और मामलुक तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो उसने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। इसका जो बेटा है उसने बंगाल पे स्वतंत्र शासन करना ज़्यादा पसंद किया इन कंपैरिजन टू कि वो युवराज बन के दिल्ली में रहे। और इसके बाद जब बलबन अपना उत्तराधिकारी इसको घोषित करते हैं तो भी ये मतलब मना कर देता है, अस्वीकार कर देता है। उसके बाद बलबन क्या करते हैं कि अपने पोते को, पोता इनका क्या है, कै खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अला कथन और कारण वाला है। अलाउद्दीन ने गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अलाउद्दीन ने गुप्तचर क्यों रखे जाते हैं कि क्या बात हो रही है, कहीं उसके खिलाफ कहीं उसके खिलाफ ये लोग कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, साजिश तो नहीं रच रहे हैं, उसको जानने के लिए उसने गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी। उसने अमीरों के उत्सवों एवं भोजों पर रोक लगा दी थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि जब अमीर हैं या सब इस तरीके से मिलेंगे ये लोग एक दूसरे से भोज में, तो बातें भी होंगी, सिर्फ खाना खा के तो चले नहीं आएंगे, बातें होंगी, तो कहीं वहाँ पे षड्यंत्र ना रच ले। ठीक है, इसलिए उसने दोनों को ही, इसको भी इसने निषिद्ध कर दिया था, प्रोहिबिट कर दिया था। दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन
क्या आपको लगता है कि ये जो कारण है इस कथन की व्याख्या करता है? कई सारे लोगों को इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी होती है कि समझ नहीं आता कैसे होगा। देखिए, पहले कथन पढ़ा करिए, ठीक है? और अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा, अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी, और क्योंकि करके लगा के देखिए, क्योंकि वह षड्यंत्रों से बचाव या अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को रोकना चाहता था। तो क्या होता आंसर? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पर यहाँ पे क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट स्वतंत्र हैं। ये अलग है, ये अलग है, इसका कारण अलग है, इसका कारण थोड़ा अलग है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अलाउद्दीन के किस कृपा पात्र ने तुगलक राजवंश की स्थापना की थी? हमें पता है सबसे पहले गुलाम थे, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, हमने कल इसको पढ़ा था। तो तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक या फिर गियासुद्दीन तुगलक। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 5। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो बताइए, किस वंश का शासन था उस समय? तुगलक वंश का शासन था, तुगलक। ठीक है, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, और ये आक्रमण उसने किया था 11 दिसंबर 1398, 1398 के टाइम पे। ठीक है, किसके समय पे? नासरुद्दीन महमूद शाह, महमूद के समय पे उसने आक्रमण किया था। और ये जो है महमूद शाह दिल्ली से पलायन करके भाग गया, और उसके बाद ये जो जीते हुए प्रदेश थे इसने खिज्र खां को दे दिया। और खिज्र खां ने कौन से वंश की स्थापना की? सैयद वंश की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन ने उत्तर में मालवा, गुजरात से लेकर दक्षिण में मदुरै तक अधिकार स्थापित किया। सेकेंड स्टेटमेंट है, उसने जो प्रादेशिक विस्तार का नया दौर आरंभ किया उसे मोहम्मद तुगलक ने चरम तक पहुंचाया। आपने मोहम्मद तुगलक के बारे में सुना होगा, उसने काफ़ी सारी इसेंट्रिक सी हरकतें की, जैसे दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ट्रांसफ़र करना, स्थानांतरित की, उसके साथ सांकेतिक मुद्रा चलाई, ये सब किया उसने। लेकिन फिर भी उसका जो शासन है वो काफ़ी बड़े प्रदेश पर है, उसका प्रादेशिक विस्तार काफ़ी ज़्यादा है, और तुगलक वंश ने ही सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत में अपना राज किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, उत्तर में मालवा, गुजरात से लेकर दक्षिण में मदुरै तक अधिकार स्थापित किया, सही स्टेटमेंट है। और उसने जो प्रादेशिक विस्तार किया, नया दौर आरंभ किया, उसे मोहम्मद तुगलक ने चरम तक पहुंचाया, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो सत्य कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 7। अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? आप याद कर लीजिएगा, यहीं पे रिवाइज करने की ज़रूरत है। जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था तो मोहम्मद गौरी भी गुजरात में ही हारा था केवल, बाकी कहीं उसको पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। तो वहाँ कौन सा शासक था? चालुक्य वंश का भीमदेव द्वितीय, तब वहाँ का शासक था। तो अब यहाँ का देख लेते हैं। यहाँ पे है राजा रायकरण जो है शासक थे उस समय पर गुजरात पर में। अलाउद्दीन के सेना नायक ने राजस्थान के रास्ते गुजरात की ओर कूच किया, और रास्ते में उसे जैसलमेर मिला, उस पर भी हमला किया और गुजरात बढ़ गया। आपको बताइए, दिल्ली से इस तरीके से वो राजस्थान होता हुआ गुजरात जा रहा है। ठीक, वहाँ का शासक जो था रायकरण घबरा गया और बिना प्रतिरोध के वहाँ से भाग गया। क्वेश्चन नंबर 8। मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? बताइए, मलिक काफूर कौन है और किस आक्रमण के तहत उनको बंदी बना लिया गया था? इसका आंसर है सी, गुजरात आक्रमण के दौरान उनको बंदी बना लिया गया था। जब दिल्ली सल्तनत की सेना गुजरात गई थी, आपको पता ही है, तो उस समय पे क्या हुआ कि यहाँ पे सोमनाथ मंदिर में फिर से लूटपाट हुई। ये लोग मंदिर उस समय के आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा
धन एकत्रित था उन पे, तो वहाँ पे लूटपाट कर रहे थे, तभी मालिक कफूर को बंदी बना लिया गया और उसे अलाउद्दीन को सौंप दिया गया। और ये था कौन? ये एक हिंदू था जो गुजरात के खंबायत का निवासी था, और ये नपुंसक था, ठीक है। और 1297 में नुसरत खान ने इसे किराए पे लिया था, क्रय कर लिया था, मतलब ये एक स्लेव था मालिक काफूर, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। अलाउद्दीन ने इसे मलिक ताज उल मुल्क की उपाधि दी थी। और उसके साथ क्या हुआ, इसने दक्षिण के सैन्य अभियान, यहाँ पे इसका रोल सबसे ज़्यादा है। इसने जो दक्षिण के सैन्य अभियान हैं, जितने भी अलाउद्दीन के हैं, दक्षिण के सैन्य अभियानों में नेतृत्व किया था अपनी सेना का, और साथ ही सुल्तान का बहुत विश्वास जीत लिया था। मोहम्मद गौरी का कौन विश्वस्त था सबसे ज़्यादा? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 9, रणथंभौर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। और कौन सा आक्रमण? रणथंभौर। अलाउद्दीन के बारे में याद कर लीजिए, और पद्मावत मूवी से भी इसको जोड़ लीजिए। उसके ज़्यादातर अभियान आपको किधर को दिख रहे होंगे? राजस्थान, गुजरात, ये वाला एरिया, और उसने दक्षिण की तरफ भी अभियान किए थे। तो इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था, सही है। इस अभियान में अमीर खुसरो भी उसके साथ थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इस समय यहाँ का शासक राजा रामचंद्र था। रामचंद्र तो देवगिरी के शासक थे, जो कि दक्षिण भारत में है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ का शासक हमीर देव था, जो पृथ्वीराज चौहान का उत्तराधिकारी था। हमीर देव, ठीक है। हमीर देव ने मंगोल अमीरों को शरण दी थी, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इसी कारण ये गए थे यहाँ पर आक्रमण करने। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 10, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन क्या है? मंगोल भारत में सत्ता कायम करने में असफल रहे। सही बात है, अगर सफल रहे होते तो हमें डेफिनेटली पता चलता कि इनका शासन कहाँ पर है, कहाँ इनकी राजधानी है। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दिल्ली के सुल्तान इनका सामना करने में सफल रहे तथा साल्ट पर्वत श्रेणियों तक अपना नियंत्रण स्थापित किया। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और यहाँ पे एक देखिए, ये कथन है, इसमें क्या है? सत्ता कायम करने में असफल रहे, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों? और क्यों का जवाब होना चाहिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान इनका सामना करने में सफल रहे और साल्ट पर्वत श्रेणियों तक अपना उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया, इसलिए मंगोल असफल रहे। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है इस कथन की व्याख्या करता है। आपको जब ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो यहाँ पे ये जो क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, ये वर्ड लगा के देखिए, और उसके बाद ये जब अगर आंसर इसमें मिल रहा है, ठीक है, तो आप ए लगाइए, अदरवाइज बी लगाइए, और फिर इस तरीके से ऑप्शन डिसाइड कर लीजिए। इसको बहुत इजी वे में समझिए। सीता दिल्ली जा रही है, ये है हमारा कथन, और कारण क्या है? वह पढ़ाई के लिए जा रही है। तो आपने यहाँ पे लगाया, आप कहें किसी से सीता दिल्ली जा रही है, तो वो कहे क्यों, तो आप कह देंगे पढ़ाई के लिए जा रही है। तो ये क्या हो गया? ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। अब नीचे लिख दिया जाए, सीता को भोजन बहुत पसंद है, या सीता को कोई और चीज़ बहुत पसंद है, तो सीता दिल्ली जा रही है क्यों? सीता को भोजन बहुत पसंद है, ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं, ठीक है। या सीता बीमार है, तो लॉजिक हुआ नहीं। क्यों का आंसर अगर हमें नीचे वाले कारण से नहीं सही से मिलता है तो हम बी लेते हैं, अदरवाइज ए लेते हैं। और दूसरी एक और बात, ए और बी नहीं, इसके आंसर सी और डी भी हो सकते हैं। आपको ए और आर, ये जो कथन और कारण है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये सत्य हैं या नहीं सत्य हैं। तो ये आपको नॉलेज से करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी है कि ये कथन कारण वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, कई बार समझ नहीं आता, इसीलिए आपको डिटेल में यहाँ बताया गया।
तो यहाँ पे क्यू लगा के आंसर हमें मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है और आर क्या है, ए की व्याख्या करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट सीरी वहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी और मंगोलों का सामना करने के लिए इन्होंने क्या किया था, बहुत किलेबंदी भी कर रखी थी। और दिल्ली के शासक लाहौर पर अधिकार करते हुए झेलम के निकट साल्ट पर्वत श्रेणियों तक अपना नियंत्रण स्थापित कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली बता देंगे। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय रूपवती पद्मिनी से जोड़कर देखी जाती है। यह किस द्वीप की राजधानी थी? बताइए, यह किस द्वीप की राजधानी थी? ए, यह सिंघल द्वीप की राजधानी थी। 1303 में चित्तौड़ पर उसने आक्रमण किया था और उस समय वहां का शासक कौन था? राजा रतन सिंह। उसकी पत्नी बहुत रूपवती थी और पद्मिनी कहाँ की थी? सिंघल द्वीप की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? अभी बात की है हमने किसके बारे में? मलिक काफूर के बारे में। तो मलिक काफूर को उसने खरीदा था, उसने बंदी बनाया था जब सोमनाथ पे आक्रमण हुआ था और गुजरात विजय के दौरान, ठीक है। और ये कौन था? हिंदू था। उसने देवगिरी पर आक्रमण के दौरान नेतृत्व किया था। और देवगिरी का राजा कौन है? राय रामचंद्र, जिसके साथ रायकरण के संधि भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? राय रायन की उपाधि किसे प्रदान की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे राजा राय रामचंद्र को देवगिरी के जो थे उनको ये उपाधि प्रदान की थी। क्यों की होगी? उन्होंने मलिक काफूर ने जब उनके नेतृत्व में आक्रमण हुआ तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। खिलजी ने उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे ये उपाधि दे दी, ठीक है। और पुनः उसे पद पे प्रतिष्ठित कर दिया। और उसके साथ ही ऐसा नहीं है केवल खाली कर दिया, उसके साथ ही क्या उससे लेते रहे होंगे कुछ, बस हर महीने का कर या जो भी कहा जाए उसको, वो लिया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र तथा गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार निर्मित किए थे। सही स्टेटमेंट है। बाजार नियंत्रण अधिकारी शहना कहलाता था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और तीसरा है, व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रखता था। अब आप देखिए, बाजार नियंत्रण अधिकारी शहना है, इतनी बड़ी बाजार की व्यवस्था करी है, तो क्या वो इस तरीके से अनलिमिटेड इन्फ्लेशन होने देगा? नहीं होने देगा। दुकानदारों पर निगाह रखेगा, व्यापारियों की पूरा स्टॉक रजिस्टर बनवाएगा, सब लेखा जोखा रखेगा, तभी तो हम उसकी अच्छी रही होगी, इसीलिए हम उसकी बाजार नियंत्रण नीति को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा है, ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, कथन 3 क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया था? बहुत ज्यादा हो गया ये तो। ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी। सी सही उत्तर है। उसने क्या किया था? खाद्यान्नों की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित कर दी और वहाँ दोआब क्षेत्र में यमुना के निकट, मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक प्रदेशों की भू राजस्व अदायगी सीधे राज्य को दी जाएगी और आधा हिस्सा नकद जमा करना होगा। उपज का आधा हिस्सा नकद जमा करवाना होगा। वैसे क्या करते थे वो लोग? गेहूं चावल ही जमा कर देते थे। फिर कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन लूट से संबंधित थे। सही स्टेटमेंट है। उसने काफ़ी सारा ये जो रामचंद्र है देवगिरी का शासक, इससे बहुत सारे धन प्राप्त किया था। वह दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों आप गलत इसे कह सकते हैं? यदि वो दक्षिण पर शासन करना चाहता
तो प्रत्यक्ष शासन करना चाहता तो वो क्या करता, रामचंद्र जो राजा हैं उनको उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार देता, उन्हें ही पद पे बैठा देता? बिल्कुल नहीं। अगर उसने मलिक काफूर को भेजा था तो उसी को बैठा देता, या खुद को वहाँ का सम्राट घोषित कर सकता था। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, नकद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? नकद वेतन। अभी आप याद कीजिए, भू राजस्व को नकद वसूलने के पीछे क्या उसकी योजना रही होगी। उसने भू राजस्व का आधा हिस्सा जो है नकद में लिया था, तो उसने सोचा होगा सिर्फ गेहूं चावल बार्टर सिस्टम को थोड़ा कम किया जाए और सिपाहियों को नकद वेतन दिया जाए। किसने सोचा होगा ऐसा? अलाउद्दीन ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, खूत और मुकद्दम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खूत और मुकद्दम ये जमींदारों से संबंधित हैं। ये क्या होते थे? एक प्रकार का कर होते थे। जैसे किसान अपनी उपज का आधा हिस्सा जो है को नकद में वेतन दे रहे हैं, नकद में कर दे रहे हैं या वसूली हो रही है, उसी तरीके से अलाउद्दीन जो है जमींदारों से भी कर लेता था। तो खूत और मुकद्दम कहा, उसने आशा की जिस तरह आम लोग कर देते हैं उसी तरह जमींदार लोग भी कर दिया करें उसको। तो खूत और मुकद्दम एक तरीके से जमींदारों से लिए जाने वाले कर थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, जैन कवि जिन प्रभासूरी किसके दरबार से संबंधित हैं? जैन कवि, आप देख रहे हैं ये बौद्ध जैन धर्म 600 ईसा पूर्व के बाद अभी भी दिख रहा है हमें। तो जैन धर्म ये जो हैं जैन कवि वो हैं मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार से संबंधित। वो पहला ऐसा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था और कई धर्मों को मानता था, यानी कि सेक्युलरिज्म को मानता था। आप आंसर में लिख भी सकते हैं इसको, कब? मेंस के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 20, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रमानुसार लगाइए। उसने सबसे पहले क्या किया था? कर वृद्धि की थी। कर वृद्धि कहाँ पे करेगा? जहाँ पे उपजाऊ प्रदेश होंगे, दो गंगा यमुना दोआब होगा, तो उसने सबसे पहले किया था दोआब के उपजाऊ प्रदेशों में भू राजस्व कर में वृद्धि कर दी थी। दूसरा उसने क्या किया था? दिल्ली को, जो राजधानी दिल्ली को देवगिरी में स्थानांतरित किया, और देवगिरी को तुगलक ने दौलताबाद कहा है। अलाउद्दीन के समय पे जो देवगिरी थी उसको दौलताबाद कहा गया है। सेकंड, तो राजधानी परिवर्तन किया, कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन। स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही होगा। तीसरा प्रयोग उसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया, जो पीतल और तांबे की थी, और लेकिन जिनका मूल्य क्या था? चांदी के सिक्कों के समान था। ऐसा उसे कहाँ से प्रेरणा मिली? चीन और ईरान से उसको ऐसा प्रेरणा मिली। और ये इसकी जो व्यवस्था थी जो इसने कराया था वो पूरी तरीके से फेल हो गई थी। घर घर में टंकाशाला खुल गई और बहुत सारे सिक्के लोग अपने बदलवाने के लिए और इस तरीके से लेकर के चले आए, जो ये पूरी तरीके से इसकी व्यवस्था फेल हो गई। और चौथा प्रयोग उसने क्या किया था? खुरासान का अभियान किया था। इस अभियान के लिए तुगलक ने अपने सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया और इस अभियान का नेतृत्व खुसरो मलिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब हमें कौन से कथन बताने हैं? असत्य कथन हमें बताने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं असत्य कथन कौन से हैं। 1 मिनट। असत्य कथन, उसने योग्यता के बल पर उच्च पदों में अमीर और अदना दोनों वर्गों को शामिल किया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अमीर और अदना, उसने किस पे? योग्यता। वो जो है धर्म और दर्शन का उसने बहुत गहरा अध्ययन किया था और वो योग्यता को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता था, इसलिए उसने ऐसा किया था।
उसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई है। ये ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में उसके 4 जो उसने किए थे, प्रयोग किए थे, चारों को देखा लेकिन चारों ही क्या रहे, असफल रहे, इसके कारण उसे अभागा कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, राजधानी स्थानांतरण से संचार, धर्म, संस्कृति और सामाजिक विचारों में सकारात्मक परिवर्तन दिखे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। देखिए, जब राजधानी की परिवर्तन हुआ है तो सैनिक भी जाएंगे, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जाएंगे, उसका राजा का जो सिंहासन है वो भी जाएगा, पीर, औलिये, धार्मिक सांस्कृतिक लोग भी जाएंगे, जिससे चेंजेस दिखाई देंगे। लास्ट स्टेटमेंट, मुरक्को यात्री इब्न बतूता उसके शासन की क्या करता है, निंदा करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता मुरक्को का एक यात्री था जो आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। उसने निंदा नहीं की है, ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा है। तो यहाँ पे डी गलत है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके काल में तर्मसरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया। सही स्टेटमेंट है। आपको याद है कि नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे भी मंगोलों ने आक्रमण किया था और खिज्र खां को सारी सत्ता देकर के चले गए थे। उनका एक दल क्या था, जो मंगोल थे, तर्मसरीन के नेतृत्व में मेरठ तक भी पहुंच गए थे। सेकंड स्टेटमेंट, उसने सिंध पर विजय हासिल की और कलानौर, पेशावर पर तक अधिकार कर लिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उसका उद्देश्य प्राकृतिक या वैज्ञानिक सीमा कायम करना था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीनों ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं। सत्य कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। जब देवगिरी से लौट रहा था तुगलक ने गजनी और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए एक सैन्य दल तैयार किया, और वो क्या चाहता था कि एक प्राकृतिक या वैज्ञानिक हमारी सीमा तय हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो विभाग है। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना उसने कृषि के लिए की थी। कृषि व्यवस्था से, देखिए, सबसे ज़्यादा उन लोगों को कर उसी से मिलता था। उस समय इतनी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी, SEZ जोन नहीं थे, ना ही एविएशन मिनिस्ट्री थी, ना ही एविएशन, कुछ भी नहीं था। तो उन्हें कहाँ से मिलेगा? अपना जो कर है या राजस्व है कृषि से। तो कृषि में जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें कृषि के विस्तार के लिए, सुधार के लिए जो योजना करेगा तभी तो ज़्यादा उपज होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो सरकार को यानी कि सुल्तान को उस समय ज़्यादा कर मिलेगा। इसलिए उसने दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना की। इस समय क्या है, कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वर्तमान में, ठीक। और इसमें क्या क्या था, उसने बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए थे, और जिनका कार्य था किसानों को कर्ज देकर कृषि का विस्तार करना था जिनका काम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष का काल था। बिल्कुल सही है, हमने पहले पढ़ा था। अलाउद्दीन ने जो चीज़ें स्टार्ट की थी और उसको चरम पे कौन लेके गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके दक्षिण से लौटने के बाद वहाँ विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का उदय हुआ था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वो जब लौट आया, दक्षिण में सेना में प्लेग फैल गया, 2/3 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तुगलक को बहुत आघात लगा, वो अपना वापस लौट आया वहाँ से। तो वहाँ पे क्या हुआ, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर नाम का छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया, और बाद में इसी तरीके से एक बहमनी साम्राज्य भी जिसे कहा गया था, तो वो सब स्थापित हो गया। इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक का वहाँ से जो वर्चस्व था वो कम हुआ। सिंध विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मोहम्मद तुगलक अंतिम समय में अवध, गुजरात और सिंध का विद्रोह दबाने में कामयाब हुआ और सिंध में ही उसकी मृत्यु हो गई। सत्य कथन कौन से हैं? डी कथन, सारे ही कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 25, फिरोज शाह तुगलक, सबसे पहला शासक कौन सा है? गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक और बात इम्पॉर्टेंट है। ये जो उस समय शेख निजामुद्दीन थे, उनसे इसके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो इन दोनों के
संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब थे। उस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तीसरा शासक है और असत्य कथन बताना है। उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया, गलत। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मोहम्मद तुगलक ही वहाँ से भाग आया था, क्योंकि उसे बहुत आघात लगा था, सेना उसकी छिन्न भिन्न हो गई थी इसलिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आपने देखा है बंगाल और बिहार में पहले से ही बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे और स्वतंत्र शासक घोषणा करने की एक तरीके से होड़ सी हो रही थी, तो इस समय पे ये निकल गया था। उसने सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और थट्टा का विद्रोह दबाने में किया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उसने दक्षिण के किसी राज्य पर हमला नहीं किया, ये स्टेटमेंट यहाँ पर असत्य है। दक्षिण के किसी राज्य पर हमला नहीं किया, ये गलत है। उसने क्या किया था? जाजनगर उड़ीसा के शासक पर आक्रमण किया और वहाँ के मंदिरों को नष्ट करके वहाँ से धन लूटा, और लेकिन उड़ीसा को सल्तनत में मिलाने का प्रयास नहीं किया था। हमला तो किया था पर अपने राज्य में जोड़ने का प्रयास नहीं किया। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने इक्ता को वंशानुगत बनाया था, उसने इक्ता को वंशानुगत बनाया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वो क्या करता था, जो वेतन देता था अपने अमीर हैं और उसके बाद जो सेना के लोग हैं उनको जो वेतन देता था वो गांव या फिर कोई इस तरीके से ज़मीन की जागीरदारी या भू राजस्व को देता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे ए है अभी अमीर है, इसकी मृत्यु होने के बाद उसका स्थान बी ले लेगा, उसका जो पुत्र है, उसके बाद उसका स्थान ले लेगा सी जो इसका पुत्र है या दामाद है या जो भी उनका उत्तराधिकारी होगा, उस तरीके से उसने कर दिया था, जैसे आजकल प्रॉपर्टी का होता है। तो बाद में ये उसको महसूस हुआ ये प्रणाली काफ़ी अच्छी नहीं है, हानिकारक सिद्ध हुई, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ए का जो बेटा है बी वो इस काम में इंटरेस्टेड हो, उतना ही ज़्यादा होनहार हो ये काम करने में, ये चीज़ें सही नहीं है। तो बाद में ये वंशानुगत का जो नियम था वो उसे हानिकारक लगा बाद में। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड क्या है, सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसने सिपाहियों को भी कह दिया कि तुम्हारा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, तो इनमें भी वंशानुगत हो गया, ये भी गलत होगा, क्योंकि क्या पता कोई इतना फिजिकली स्ट्रांग ही ना हो जो सेना में अच्छा काम कर सके, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वह सिपाहियों को नकद वेतन देता था, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब लॉजिक लगाइए यहाँ पे, जब वो इक्ता दे रहा है वेतन के रूप में, यानी कि भू राजस्व के रूप में, गांव के भू राजस्व उसने नाम कर दिए हैं, ठीक है, तो नकद वेतन कैसे दे रहा है? या तो ये स्टेटमेंट ठीक होती है, ये स्टेटमेंट ठीक होती। इक्ता का मतलब कोई ऐसे गांव की जमीन या भू राजस्व नाम कर दिया कि इस गांव के जितना भू राजस्व आएगा वो तुम्हें मिलेगा। नकद अपने 100 के नोट तो उसने 10,000 रुपये तो नहीं दिए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नकद वेतन वाली गलत हो जाएगी। नकद वेतन अभी हमने देखा था कौन देता था, अलाउद्दीन खिलजी देता था। असत्य कथन यहाँ पे पूछा है, तो असत्य कथन हो जाएगा हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने जजिया कर को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई थी? जजिया कर क्या होता था, जो पहले भू राजस्व में शामिल था, और ये जो है कर जो है किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो ऐसा किया था फिरोज शाह तुगलक ने, अलग से वसूलता था जजिया कर। जजिया कर के बारे में ये है कि फिरोज शाह ने अपने आप को सच्चा मुसलमान कहा, और उसने जो जजिया कर था पहले भू राजस्व के साथ ही आता था, वो इसने अलग कर दिया, कहा इसको आपको अलग से देना पड़ेगा। ब्राह्मणों पर भी उसने कर लगाया, और लेकिन जो महिलाएं और बच्चे अनाथ अंधे इन लोगों को इससे बाहर रखा था। क्वेश्चन नंबर 28, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक अवस्था सुधारने हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। PWD की स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने, और काफ़ी सारी नहरों की मरम्मत भी कराई थी। उसने राजनीतिक महत्व को बढ़ाते हुए कुलीन लड़कों को गुलाम बनाया, ये स्टेटमेंट भी सही है बिल्कुल।
उसने कुलीन लड़कों को गुलाम बनाया था, और कुलीन लड़के जो गुलाम बन के आते थे वो कहता था कि इससे हमारा क्या होगा, राजनीतिक महत्व या राजनीतिक उसकी जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा। ठीक। थर्ड स्टेटमेंट, उसने तैमूर आक्रमण का डटकर सामना किया। ये गलत है। तैमूर का आक्रमण उसके शासन के बाद हुआ है, और तब दिल्ली सल्तनत जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी। तैमूर का आक्रमण फिरोज शाह के पुत्र मोहम्मद के टाइम पे हुआ है। असत्य कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा डी, केवल कथन 3 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की? पीडब्ल्यूडी किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने। सैन्य विभाग की स्थापना किसने की है? बलबन ने की है। बलबन, जिसे हमने कल देखा था, सैनिकों की भर्ती की, उन्हें किस तरीके से रहना है, उनका वेतन, ये सब वो उसने सैन्य विभाग के मुख्य अधिकारी द्वारा ये काम होता था, उसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30, वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वजीर, वजीर आज का कह सकते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। 14वीं सदी में इसे राजस्व विशेषज्ञ माना जाता था। सही स्टेटमेंट है। यह आय व्यय दोनों का प्रबंध करता था। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया था। ये स्टेटमेंट गलत है। वजीर क्या है? केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। जैसे पीएम है ना, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसी तरीके से उस समय वजीर होता था। और राजस्व मामलों में तब इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बटे नहीं हुए थे कि फिनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर, इस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर में, तो राजस्व मामलों का इसे बहुत प्रमुख माना जाता था। और ये इसे एक विस्तृत विभाग का प्रधान बना दिया जाता था, जो आय व्यय दोनों का प्रबंधन देखता था। बहुत बड़ा इसका विभाग होता था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपना वजीर इस्लाम में धर्मांतरित तेलंग ब्राह्मण को बनाया था। ठीक है। और ख्वाजा जहां किसका वजीर था? मोहम्मद तुगलक का। असत्य कौन सा कथन हो जाएगा? केवल 3, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मध्यकालीन कुछ विभाग दिए गए हैं और उनसे संबंधित प्रधान दिए गए हैं, और आपको क्या बताना है? सुमेलित करना है इन युग्मों को। दीवान ए अर्ज, आरिज ए मामलिक। दीवान ए अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। सबसे पहले सैन्य विभाग की स्थापना बलबन के समय पे हुई थी, और इसका प्रधान कौन कहलाता था? दीवान ए मामलिक। कारखाना, कारखाना का संबंधित प्रधान था वकील ए अदर। कारखाना क्या था? एक कारखाना जेल विभाग नहीं था, ये क्या था? एक गृहस्थी विभाग था जो सुख सुविधा का ध्यान रखता था। तो यहाँ पे ये भी ठीक है। और तीसरा है धार्मिक संस्थान। धार्मिक संस्थान क्या होता है? आला सदर। इसका जो प्रधान है आला सदर है। धार्मिक संस्थान आपको समझ में आ ही गया होगा, विद्वान और धर्म तत्वज्ञों को देखने वाला विभाग था। और इसके साथ साथ एक और विभाग होता है न्याय विभाग। ठीक। तो ये तीनों ही सही सुमेलित हैं। कौन से सही सुमेलित हैं पूछा गया है? तीनों हैं। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 32, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग एक बार देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली सल्तनत की प्रादेशिक इकाई को पदानुक्रम में लगाइए। प्रादेशिक इकाई हमने चोल पांड चेर में देखा था, उसके बाद वैदिक काल में देखा था विश, उर सभा, महासभा, ये सब हमने इस तरीके की प्रादेशिक इकाई देखी थी। चोल काल में क्या देखा था? नाडु, वलनाडु। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखेंगे, किसमें? दिल्ली सल्तनत में। तो ये पदानुक्रम में हमें लगाना है। तो सबसे पहले क्या था? जब तुर्कों ने भारत पे शासन किया होगा तो कई प्रदेशों में बांट दिया। किस प्रदेशों में क्यों बांटा जाता है? जिससे कि प्रशासन करने में या प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा किया जाता है, जिसे सब इक्ता कहा जाने लगा। तो इक्ता था, फिर सूबा था, फिर सिख थी, और फिर परगना थी। सिख के नीचे परगना। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परगना। उसके बाद सिख, उसके बाद सूबा, उसके बाद इक्ता। इक्ताओं को तुर्क अमीरों के हवाले कर दिया गया था,
जिन्हें युक्ति या वली कहा जाता था, यही प्रदेश बाद में सूबे में परिवर्तित हो गए। सूबे के नीचे की इकाई शिक और शिक के नीचे की परगना कहलाती थी। आंसर यहाँ पे सही होगा हमारा बी। 32 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली सल्तनत के आर्थिक सामाजिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आर्थिक और सामाजिक, हमने भी गुप्ताज और मौर्य सबका आर्थिक सामाजिक जीवन देखा था। उस काल में चांदी के टके और तांबे के दिरहम आधारित ठोस मुद्रा प्रणाली प्रचलन में थी। बिल्कुल सही बात है। भारत पश्चिम एशिया से साटन, कांच के बर्तन तथा घोड़ों का आयात करता था। ये भी सही है। लोहे के रकाबों का प्रयोग अधिक प्रचलन में था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है? उस काल में भारत फारस की खाड़ी और लाल सागर के समीप के देशों के साथ व्यापार नहीं करता था। सामने से ही पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि व्यापार तो वो करता था, फारस की खाड़ी और ये सब जो पास के देश हैं, रेड सी, तो वहाँ से व्यापार करता था। उधर ही की तरफ से तो ये सब दिल्ली सल्तनत के लोग आए थे आसपास से। ठीक है, तो ये यहाँ पे असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? डी कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंचाई से संबंधित है। अभी भी हमें पता है रहट के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो रहट उस समय दिल्ली सल्तनत में काफ़ी प्रचलित थी सिंचाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली सल्तनत के शासक जवाबित का प्रयोग करते थे, यह किससे संबंधित है? जवाबित भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर मापने वाला यंत्र? बिल्कुल नहीं, यंत्र तो उस समय दिखाई ही नहीं दे रहे हैं हमें ज़्यादा। उलेमाओं को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, ये भी नहीं है। इक्तदारों द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, ये भी नहीं है। राजकाज चलाने के लिए सुल्तान द्वारा बनाए गए विनियम, ये इसका सही उत्तर है। दिल्ली सल्तनत में जो राजकाज चलाते थे सुल्तान, उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए थे। आज भी नियम बने हुए हैं, और वो नियम हमारे कहाँ लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। उसी तरह उस टाइम भी जो नियम थे उन्हें जवाबित कहा जाता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर निर्धारित की थी। और तीसरा ये वाला एक पढ़ लीजिए, दिल्ली सल्तनत में फवाजिल प्रचलन में था, जिसका आशय था इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जैसे कॉरपोरेट टैक्स होता है आजकल, इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होती है, उसी तरीके से ये जो इक्तादार थे जिन्हें सरकार ने भू राजस्व उनके नाम कर दिए थे वेतन के रूप में। जब सरकार आपको वेतन देती है तो आपसे क्या लेती है? इनकम टैक्स लेती है। ठीक है, या आप कोई बिजनेस सेटल कर रहे हैं तो आपको जीएसटी आपसे लेती है। कॉरपोरेट हाउसेस से कॉरपोरेट टैक्स लेती है। तो उस टाइम पे इक्तादार भी, माना उन्हें 100 रुपये, इक्तादारों को 100 रुपये भू राजस्व मिले तो कुछ तो वो टैक्स देंगे, तो उस टैक्स को क्या कहते हैं? फवाजिल। उन्होंने माना 20 रुपये अपने टैक्स में पे कर दिए, उसे फवाजिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित है? जिम्मी संबंधित है मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा से। याद आ गया आपको सारा? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था, जजिया कर, और जजिया कर जो है भू राजस्व से अलग भी कर दिया था। तो जो मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लेती थी हिंदू प्रजा, उसे एक कर देना पड़ता था, जजिया कर, और इसको उन लोगों को जिम्मी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। कुछ विभाग दिए हैं और उनसे संबंधित पद दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज अभी देखा है। विधि विभाग कौन सा होगा? दीवान ए रिसाल। पत्रचार, दीवान ए इंशा। और कृषि विभाग, दीवान ए अमीर कोही। हमें सैन्य विभाग और कृषि विभाग दोनों बहुत अच्छे से पता थे, यानी कि आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2143, ये सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सी आंसर होगा सही। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? गैरिसन, ये वर्ड तो आज भी यूज होता है। ये सेना को
जो रहने के लिए किलेबंद शहर होते थे। रक्षक सेना की टुकड़ियों के रहने के लिए मजबूत किलेबंद शहर होते थे, गैरिसन। अभी भी कुछ कुछ आपको, आप कहीं कैंट एरिया में गए होंगे तो वहाँ आपको ये देखने को मिल जाता है, उस पर लिखा होता है बाहर ही। आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी द्वार समुद्र तथा मदुरै एवं जावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया था? नाम देखिए, देवगिरी तक तो कौन कौन पहुंच गए? अलाउद्दीन भी है, मोहम्मद तुगलक भी है, ये मदुरै और जावुर यानी कि और नीचे तक पहुंच गए हैं। तो ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। बलबन नहीं हो सकता क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था और इनिशियल फेज थी, ठीक है। बहलोल लोदी नहीं था, तब पतन की फेज थी। गयासुद्दीन तुगलक ने भी नहीं किया था। और अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान का सैन्य प्रबंध किसने किया है? मलिक काफूर ने। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? मक्का की ओर की दिशा को किबला कहते हैं, ठीक है। वो वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो उस दिशा को किबला कहते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर में भी आपके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बंदगा प्रयोग किया जाता है गुलामों के लिए। आप देख रहे हैं मोहम्मद गौरी के समय से गुलाम हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके गुलाम कौन कौन थे? इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के गुलाम हैं। तो ये गुलाम जो हैं उन्हें फारसी में बंदगा कहते थे। इन्हें किस लिए खरीदा जाता था? सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और कई बार इन्हें राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। और सुल्तान, कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि सुल्तानों के लिए ये जो बंदगा थे यानी कि गुलाम थे, योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होते थे। मलिक काफूर को देख लीजिए, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय पे बहुत सारे गुलाम थे, वो बड़े घर के लड़कों को गुलाम बनाता था। क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे, बिल्कुल ठीक है। और इक्ता को संभालने वाला अधिकारी कौन होता था? इक्तेदार या मुक्ति। ये नेक्स्ट, इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे, गलत है। अभी हमने जस्ट देखा इक्तादार या मुक्ति कहते थे। तो सत्य कथन पूछा है, कथन केवल एक सत्य है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था, बिल्कुल ठीक है। थोड़े थोड़े समय के लिए दिया गया, उसके बाद चेंज कर दिया गया, जिससे क्या होता है कि प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और वंश पद परंपरा ना चले। क्या है, किसने किया था ऐसा? फिरोज शाह तुगलक ने किया था कि वंशानुगत कर दिया। बाद में उसे अपनी गलती रियलाइज हुई। तो पहले, उससे पहले क्या होता था कि थोड़े थोड़े समय पे, आज का थोड़े दिन के लिए ए के पास है, फिर बी के पास चला जाएगा, फिर सी के पास, फिर डी के पास। जब नया नया आएगा तो ये काफ़ी जो है इस पर ध्यान देंगे और सही से कार्य करेंगे, प्रभावी तरीके से नियंत्रण हो सकेगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। और कारण देख लीजिए, ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से ना चले, ये भी सही स्टेटमेंट है। अब दोनों स्टेटमेंट हमें पता है यहाँ पे सही हैं। अब देख लेते हैं क्या कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे क्या वर्ड लगाएंगे? क्यों थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था? क्यों दिया जाता था? क्योंकि प्रभावी नियंत्रण हो सके और पद वंश एवं परंपरा से ना चले। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए कथन सही है तथा कारण भी सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? खराज। कृषि पर लगने वाले कर को कहते हैं खराज। और खुम्स किसे कहते हैं?
लूट का जो धन होता है वो भी सैनिक जो है राजकोष के साथ बांटते थे। और जकात क्या है? जकात है मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन या सांकेतिक मुद्रा चलाई। सही स्टेटमेंट है, सांकेतिक मुद्रा उसने चलाई थी। इससे क्या होता है सांकेतिक मुद्रा चलाने से, कि जैसे उसने कोई पेपर पे लिख के दे दिया 100 रुपीज़, आई विल पे 100 रुपीज़, ठीक है, तो आप ये लेकर के जाएंगे और वो आपको 100 रुपीज़ दे देगा या 100 रुपीज़ का कोई सामान दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से सांकेतिक मुद्रा में उसने क्या किया था, तांबे के सिक्के चलाए थे, जो कि उसकी पूरी योजना फेल हो गई थी। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने व चांदी के ना होकर सस्ती धातु के होते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सत्य कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था, वह किस जगह पर है? वेरी इजी, बता देंगे कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। गैरिसन क्या था? जहाँ पे सैनिकों की टुकड़ियाँ रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? याद करिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। हमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि वो बाजार नियंत्रण रखता था, कीमतों पर भी ध्यान रखता था, ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी उसके समय भी। और इसके बारे में हमें कौन सी बुक में देखने को मिलता है? बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही। आप लोग आशा है कि लिख ही रहे होंगे, जिस तरीके से कल बताया गया था कि इस तरीके से राइटर का नाम, बुक का नाम, लैंग्वेज कौन सी है, किसके शासनकाल में है, इस तरीके से आपने पूरा बना लिया होगा और आप लिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन के समय पर सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बड़ी सेना भी रखनी पड़ी थी। सेकेंड, अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह नकद वेतन देना तय किया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, पिछले क्वेश्चन से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। हमने जो डिस्कशन किया है कि वो उपज का आधा जो था वो नकद में लेता था और उसी से क्या देता था, अपने लोगों को नकद वेतन देता था। सत्य कथन पूछा है, दोनों कथन सत्य हैं, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों को ध्यान से पढ़ें। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। सही स्टेटमेंट है, सैन्य हितों से क्यों परिचालित थी? जब बाजार नियंत्रित रहेगा ज़्यादा राजस्व आएगा, कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। एक तो मंगोल आक्रमण है, बाह्य आक्रमण, ऊपर से इंटरनली भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर वो अपना शासन अच्छे से नहीं चला पाएगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो अब क्या है, सैन्य हितों से परिचालित थी, क्यों? क्योंकि कारण है इन्फ्लेशन या प्राइस राइज। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता है, उसके बाद कारण जो है कथन की व्याख्या करता है, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मोरक्को से। आप मैप में मोरक्को की लोकेशन देखिए, ये अफ्रीका का एक कंट्री है और इसको ध्यान कर लीजिए क्योंकि आपके ज्योग्राफी के लिए भी काम आएगा। फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि मोरक्को से वो किस तरीके से आया होगा, कौन सा रूट उसने लिया होगा, समुद्री मार्ग है या फिर उसके लिए दो ऑप्शंस हैं कि लैंड रूट से आया कि समुद्री मार्ग से आया। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो आज का डिस्कशन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही कितने आपके क्वेश्चंस यहाँ पर ठीक हुए।